खास क्लास चलने वाली है वो किस चीज़ की चलने वाली है, जो हम मॉडल पेपर करवाने वाले हैं जिसे बोर्ड एग्ज़ाम ने रिलीज़ किया था। ठीक है, तो आज उन्हीं को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हिमांशु, हेलो हिमांशु जी, कहाँ से हैं आप? चलिए देखिए, समझ आ रहा है ना, क्लास 10th मैथ्स। ठीक है, मॉडल पेपर 2026। ठीक है, क्या है कि जितने भी रिलीज्ड क्वेश्चन है हमारे, वही हम सिर्फ ओनली सॉल्व करवाने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ही चांस दिख रहे हैं, तो इसीलिए हमने सोचा हम भी वीडियो ज़रा बना देते हैं एक, है ना। तो आज हम जो सोल्यूशन देने वाले हैं किसका, मॉडल पेपर का। ठीक है, तो सारे लोग एक साथ ऐड हो चुके हैं? अगर ऐड हो चुके हैं तो चलिए, हम क्या कल की क्लास में हमने जो सॉल्व किया था वो क्या सॉल्व किया था, पार्ट ए हमने सॉल्व किया था। ये मॉडल पेपर हमने कल समझा दिया था आपको कि मतलब कि जो पार्ट ए हमारा होगा वो कितने नंबर का होगा, 20 नंबर्स का, पर क्वेश्चन 1 नंबर ना। ठीक है, और उसके बाद और जो सेकेंड सेक्शन में था 5 क्वेश्चन हमारे कितने के थे, 5 क्वेश्चन 2 नंबर के थे, और 5 हमारे कितने के थे, 4 के थे, और जो 3 क्वेश्चन और बचे हुए होंगे, कैसे हो गया ये, क्या दिख रहा है वो, उसको डाउन करो थोड़ा सा, बैक कर लीजिए। चलिए, सेट हो रहा तब तक, हाँ ठीक है। चलिए, सारी चीज़ें प्रॉपर है ना। ज्ञानोदय जिंदाबाद। ये ज्ञानोदय क्या है? चलिए, एमसीक्यूज हम सेक्शन ए के सॉल्व करवा रहे थे। ठीक है, ये हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब जो बढ़ेंगे हम, क्लियर है, अब जो हम बढ़ने वाले हैं भाई, कहाँ बढ़ने वाले हैं, सेक्शन बी की तरफ। ठीक है, पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। सभी खंड कीजिए, क्या लिखा हुआ है, मतलब सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं जो फर्स्ट नंबर में आने वाले हैं। चलिए, हाँ क्या नाम है इनका, हिमांशु जी। ठीक है, चलिए हिमांशु जी, ठीक है, आपने जहां से भी आपने कोचिंग की है, ठीक है, आपने बेहतरीन तरीके से की होगी, तो इसका सलूशन जरा आप बता सकते हैं कैसे होगा? अगर ठीक है, इसमें तो प्रूफ करना है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है उसका सलूशन आपको बताना है। पहले हम इसे बता देते हैं, फिर उसके बाद आपका टैलेंट जरा देखते हैं कितना आप पढ़कर आए हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है कि सो दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लेट करते हैं। जब भी कोई इरेशनल नंबर प्रूफ करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट 3√2 एन irrational number, so here 3√2 is p by q। ठीक है, मतलब कैसे हो सकता है, p by q हो सकता है। ठीक है, अगर ये p by q हो सकता है, 3√2 इक्वल p by q ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि 3√2 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले इस 3 को हम अपान में भेज देंगे p by q की तरफ। तो √2 इक्वल p by 3 q। ठीक है, अब जरा देखिए, आप कहेंगे सर p बाई 3q जो लिखा हुआ है ये क्या है? ठीक है, ये क्या है भाई साहब, p बाई 3q जो लिखा हुआ है इसे हम बोलेंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है क्या भाई, रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, कभी भी रेशनल और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते हैं जब q नॉट इक्वल टू 0, मतलब व्हेन q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कभी भी रेशनल
रेशनल नंबर एंड, चलिए एक मिनट, रेशनल नॉट इक्वल टू इरेशनल। ठीक है, क्या कह सकते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर एक साथ इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, देखिए रेशनल नंबर ये है और ये √2 को हम जानते हैं कि ये क्या है, इरेशनल है। ये क्या है भाई, इरेशनल है, इरेशनल है ना। तो ये जो दोनों होंगे आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो हम क्या कह सकते हैं कि 3√2 इज एन, हेंस 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, लिखा हुआ है हिमांशु, चलिए अगर आप आ ही गए हैं तो इसका आंसर दे दीजिए, उसके बाद आप हमसे बात करिए क्या है इसका आंसर, क्या आप दे पाएंगे, क्या आपने सीखा है। ठीक है, देखिए गुरु कोई भी हो भाई, वो अगर बोर्ड पर खड़ा है तो वो छोटा नहीं है, इसका मतलब है कि वो बेहतरीन होंगे तभी बोर्ड पर खड़े हैं। ठीक है, और आपने बेहतरीन सीखा भी होगा, हमें पता है, तभी आप अपनी मतलब इतनी ज़्यादा वाहवाही कर रहे हैं, मतलब अच्छा है, जो भी आप जिनको भी फॉलो करते हैं बढ़िया है, उनके प्रति आप समर्पित हैं, और वहाँ से यहाँ आकर आप उनके बारे में अपना उनका वर्चस्व कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप साथ ही इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, चलिए कार्तिक ठाकुर सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जरा इनको समझाइए, कोई बात नहीं। ठीक है, जिनको जो अच्छा लगे भाई वहां पढ़े। ठीक है, देखिए एक ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है, पूरा एक बार रीड कर लेते हैं। लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स दैट ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट्स 4, -1 एंड -2, -3। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये मतलब ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब 3 टाइम्स क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। चलिए जरा देख लेते हैं 3 टाइम्स कैसे कट करेगा इसे। मान लो एक बार यहाँ कट लगाया और दूसरा यहाँ कट लगाया, ये हुआ P, ये हुआ Q। ठीक है, देखिए A से P, P से Q, Q से B, मतलब इक्वल पार्ट में क्या कर रहा, ट्राइसेक्ट कर रहा था, मतलब 1 1 1 होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल यही होगा। तो ये जो 2 पॉइंट्स से थे, हमें इन्हें क्या मानना होगा, ये 2 पॉइंट्स जो A वाला था, ये दिया हुआ है 4, -1, और B वाला जो दे रखा है -2, -3, और P वाले को हम मान लेते हैं कुछ, P वाले को मान लेते हैं x1, y1, और इसको मान लेते हैं x2, y2। ठीक है, अब चलिए इन्हें हम सॉल्व करते हैं। अगर हम A से P तक की डिस्टेंस को पता करें, ठीक है, A से P और P से Q, ठीक है, अगर हम यहाँ से A से Q तक की पूरी डिस्टेंस को हम पता करें, देखिए क्या पता करने के लिए कहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। ठीक है, अगर ये A से Q के बीच में P एक ऐसा पॉइंट है जो इस AQ लाइन को कहां पास बाइसेक्ट कर रहा है, P पर बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो AQ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PQ, या तो ये बोल सकते हैं। अगर ये नहीं कहना है तो आपको सबसे पहले कहना क्या होगा, क्या करना होगा, इफ AQ if P point on line AQ, ठीक है, AQ पर अगर ये P पॉइंट सिचुएटेड है तो हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने पॉइंट कौन कौन से लिए हैं, a और q। ठीक है, अगर इसमें पता करना होता है क्या, मतलब कि कोऑर्डिनेट फार्मूला पता करना है, डिस्टेंस नहीं लगाना है। चलिए डिस्टेंस का फार्मूला ना लगा के हमें क्या करना है, चलिए कोऑर्डिनेट्स फार्मूला। ठीक है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स फार्मूला क्या होता है, एक्स कॉमा वाई इक्वल x2 mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, कब लेंगे आप, जब ये ए क्यू वाली डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, देखिए ए से पी तक की डिस्टेंस हमारी 1 है, अगर यहाँ ए से क्यू तक की डिस्टेंस को चेक करें तो 1 1 मिलकर हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ समझना ये कितने का रेशियो में बाइसेक्ट हो रहा है, 1:2 के रेशियो में बाइसेक्ट होगा, तो ये m1 हो जाएगा, n2 हो जाएगा। यहाँ रख के आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका क्या आने वाला है, राइट आंसर आने वाला है। मतलब कौन सा आंसर आने वाला है, ये x1 y1 आने वाला है। फिर उसी तरह सेम वैसे ही आपको पॉइंट ले लेना है, P से B तक का पॉइंट ले लेना है। कहाँ तक का, P से B तक का पॉइंट ले लेना है, तब कहीं आपका Q वाला पॉइंट निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ जो होगा, यहाँ ये 1 होगा और यहाँ ये 2 होगा। बात समझ में आई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आप लगाइएगा, x1 y1 x2 y2 आपके सामने होंगे। अगर जैसे नहीं आ रहा है तो हम एक करके बता रहे हैं। देखिए x जो है मतलब कि x1 y1, यहाँ क्या दिया है पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 कॉमा y1 इक्वल m1 क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, इंटू x2 हमारा क्या दे रखा है भाई, x2 हमारा कहाँ है, किधर गया, हम इसे और इसे लिए थे। ठीक है, देखिए m हमारा 1, x2 हमारा क्या है, x2 ही दे रखा है। ठीक है, प्लस n क्या दे रखा है हमारा, 2 दे रखा है, x1 हमारा क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, अपान में m प्लस 1 मिलकर हो जाएगा 3। अब यही यहाँ भी वैसे ही रखेंगे, इसमें से बनेगा इक्वेशन फर्स्ट, दूसरा वाला जब इसे सॉल्व करेंगे बनेगा इक्वेशन सेकंड, तब आप इसे लगाकर सॉल्व करेंगे, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसे आप खुद से सेल्फ से सॉल्व करेंगे, कुछ आप लोगों के लिए रखते हैं ना, अदरवाइज आप लोग सॉल्व क्या करेंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एंगल ए, ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए सेक ए इक्वल 12/15 इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर विथ रीजन। ठीक है, चलिए जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, कैसे जस्टिफाई करेंगे, देखिए कभी भी ट्रिगोनोमेट्री के हमारे इक्वेशन आ जाएं, उसमें हमारा पूछ ले कुछ क्या, मतलब साइड्स पूछ ले, तो राइट एंगल ट्रायंगल लगा के हम चेक करते हैं। चलिए राइट एंगल ट्रायंगल अगर लगाएंगे तो ये है पार्ट ए, ये है बी और ये है सी, इसे मान, अच्छा ए वाला एंगल हम नीचे मान लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को होगी प्रॉब्लम। ये ए है, बी है, ये सी है, ठीक है, ये ए है, ठीक है, ये एंगल ए है। ठीक है, अब जरा बताइए आप लोग, सेक ए इक्वल क्या होता है, सेक ए इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और बेस हो जाएगा 5। अब आप बताएंगे क्या ये परपेंडिकुलर, मतलब ये चीज क्या ट्रू लिखा हुआ है, ट्रू ये नहीं लिखा हुआ है। क्यों ट्रू नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो जो हाइपोटेन्यूज होता है वो बेस और परपेंडिकुलर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यही जस्टिफाई करना था, रीजन देना था। ये सेक ए इक्वल 12/15 इसलिए नहीं होगा, यहाँ सेक ए यहाँ अगर रख के निकलवा रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। ये जस्टिफाई कभी नहीं करेगा कि हाइपोटेन्यूज बड़ा हो
और ये बेस और परपेंडिकुलर हमारे छोटे हों। हमेशा हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, नॉट परपेंडिकुलर और बेस। बात समझ में आई या नहीं? तभी हमारा लागू क्या लागू होने वाला है, तभी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरी प्रूफ होने वाली है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, फॉल्स होगा, ट्रू नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। चलिए एक सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं ऐसे। ठीक है, अगर इसका पूरा का पूरा क्वाड्रेंट अगर दे रखा है कितना, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रेंट आपका क्या दिया हुआ है, एक सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर इक्वल क्या दे रखा है भाई, 22 दे रखा है। ठीक है, तो आर की वैल्यू पहले पता हम कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम आर इक्वल 22 बाई पाई, कहाँ आएगा, नीचे आएगा। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, हमने डायरेक्ट रख दिया, और 2 भी तो नीचे ही होगा। यहाँ ठीक है, अब 7 सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 सबसे ऊपर गया, तो 7/2 हमारा क्या आने वाला है, आर आने वाला है। ठीक है, फिर क्या है, क्या पता करना है, वृत्त के मतलब कि क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। तो आप रखेंगे 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है, 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, अब ये 2 से 11 टाइम्स में ये 22 कैंसिल हो जाएगा। अब 11 7 जा कितना होता है, 77 होने वाला है, और 4 2 जा 8 होने वाला है। ये आएगा, इसका क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आने वाला है। क्या ये निकला, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल निकला। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप कहेंगे यस सर क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई नंबर है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इक्वल 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई। ठीक है, चलिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, जब नॉट के लिए हो तो पी ई नॉट, ई डैश को बोलेंगे नॉट, इक्वल 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, मतलब ये होता है जब नहीं होने की प्रायिकता निकालने के लिए कहा जाए, तब होने वाली प्रायिकता को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो होने वाली प्रायिकता क्या है हमारी, 0.05 है, तो 1 से हम 0.05 को करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो आंसर हमारा क्या आने वाला है, 5, और यहाँ आने वाला है 9। पॉइंट पहले लगाएंगे, यहाँ 0, तो P नॉट इवेंट ऑफ E इक्वल टू 0.95 राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट हुआ। अब बताइए कोई दिक्कत यहाँ। अब सेकेंड क्वेश्चन है जो पार्ट बी का सेकेंड क्वेश्चन है, उसकी ओर हम बढ़ेंगे। लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। सेम आपका जैसे एग्जाम पैटर्न बनता है वैसे हमने बनाया हुआ है, और इस एग्जाम पैटर्न को देखते हुए आप लोग जरा यहाँ भी देख सकते हैं कि ऐसे ही कुछ आएगा आपका पेपर, और आप लोगों को करना होगा सॉल्व। उसमें से किन्हीं 5 खंडों को करना होगा, तो 6 आएंगे, 5 को आपको करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसे जरा सॉल्व कीजिए, स्टार्ट कीजिए जरा। क्या इसका आंसर आने वाला है, ये 2 + 2 मतलब कितने नंबर का ये क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि 2 संपूरक कोणों में, ठीक है, क्या है संपूरक, क्या होता है सप्लीमेंट्री, किन्हीं भी 2 ट्रायंगल्स का सम 180 अगर होता है तो उसी को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। बात समझ में आई ना, मतलब ये है, ये कोई एक सीधी लाइन है और इसको एक पैरेलल लाइन डिवाइड कर रही है,
तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। बात समझ में आई या नहीं? फिर यहाँ स्टार्ट करेंगे, लेट क्या है, लेट लार्जर स्मॉलर एंगल, लेट स्मॉलर एंगल इज x and larger एंगल इज y। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण, मतलब क्या होता है, मतलब बड़ा और छोटे का सम क्या होता है भाई, 180 डिग्री होता है। बिना कुछ देखे सुने आपको x प्लस वाई इक्वल 180 रख देना है, क्योंकि ये और ये एंगल का सम 180 होगा, तभी हम बोलेंगे कि ये सप्लीमेंट्री है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में कहा है कि मतलब जो लार्जर एंगल है, मतलब कि y वो किसके इक्वल है, मतलब कि क्या पूछा है भाई, हाँ लार्जर एंगल पूछा है ना, किससे, स्मॉलर एंगल से 18 बड़ा है। तो x से कितना है, 18 बिगेस्ट है, इसे हम बोलेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, या तो x को ट्रांसफर कर लीजिए दूसरे साइड, तो आप कहेंगे सर ट्रांसफर करके ही आप बता दीजिए तो इजी हो जाएगा। तो x को दूसरे साइड ट्रांसफर किया हमने, x माइनस में आएगा इक्वल 18, क्या होगा, इक्वेशन सेकंड होगा। ठीक है, हमने क्या कहा था, जब ऐसा कभी सिचुएशन फंस जाए a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में आ जाए, तब कैसे करते हैं, ये x प्लस वाई है और ये y माइनस एक्स है। जो माइनस में वैल्यू होगी उसे सब्ट्रैक्ट करके हाफ करेंगे तो उसी की वैल्यू आएगी जो नेगेटिव होगी, जो पॉजिटिव होगी उसे ऐड करने के बाद हाफ करेंगे तो वो पॉजिटिव वाली की वैल्यू आएगी। ठीक है, चलिए कैसे, अगर इन दोनों को हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो चलिए ऐड करके दिखाते हैं, x प्लस वाई प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल 180 प्लस 18। ठीक है, चलिए माइनस प्लस कैंसिल, ये हो गया 2y इक्वल ऐड करेंगे 8 9 1। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या आने वाली है, डिवाइड कीजिए, 2 9 जा से 18 और 2 9 जा 18, तो 99 आने वाली है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। अब इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करके हाफ करेंगे तो x की वैल्यू आने वाली है, या आप कह सकते हैं y की वैल्यू आप रख दीजिए कहाँ भाई, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं भी आप रख दीजिए, आपकी आंसर आने वाली है x की वैल्यू। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, चलो फर्स्ट में रख लो। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू आई है 99 इक्वल 180 दे रखा है, x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 180 माइनस 99, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 से 9 1 और 17 से 9 8, तो x की वैल्यू आ चुकी है हमारी 80 फर्स्ट। अब इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो 180 अगर आ रहा है तो हमारा राइट आंसर है, अदरवाइज रॉन्ग है। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर बात समझ में आ गई है तो एक बार आप लोग थम्स अप करेंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड नंबर, बी नंबर। ठीक है, लिखा हुआ है कि द डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्राइपेजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at O using the similarity criterion for two triangles so that OA by OC equal to OB by OD। ठीक है, चलिए एक ट्राइपेजियम पहले बनाते हैं। ठीक है,
ये रहा, एक बना दिया हमने, ठीक है। ये इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब जो जो क्वेश्चन में कहा है वो हम करते जाएंगे, ठीक है। देखो क्या ए बी जो है पैरेलल टू डी सी है, फिर उसके बाद इनके डायगोनल क्या हैं, ए सी और ए बी, ठीक है। ये जो है ए सी डायगोनल और ये बी डी डायगोनल, ये एक दूसरे को कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं, ऊपर, ठीक है। ऊपर बाइसेक्ट कर रहे हैं ना। अब जरा हम देखते हैं कैसे चेक करेंगे। गिवन क्या क्या है, सबसे पहले लिखते हैं गिवन अ ट्राइपेजियम ए बी सी डी एंड इट्स डायगोनल intersects each other on O, ठीक है। ओ पर क्या है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये तो गिवन था। फिर उसके बाद प्रूफ क्या करना है, प्रूफ, प्रूफ क्या करना है भाई, प्रूफ करना है ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। ए ओ बी में देखते हैं, ये जो ए ओ बी में एंगल ओ ए बी जो है इक्वल टू किसके होगा, एंगल ओ सी डी के, एंगल ओ सी डी के। क्यों होगा, अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल, बात समझ में आई। ये अल्टरनेट एंगल होगा ना, ये और ये आपस में होगा इक्वल, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ एंगल ओ बी ए, ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ओ डी सी, ये भी क्या है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, अल्टरनेट अल्टरनेट एंगल ना, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहेंगे, एंगल ओ इक्वल एंगल ओ, ठीक है। क्या होगा भाई, अपोजिट एंगल होंगे या कॉमन एंगल बोल सकते हो, कॉमन एंगल। फिर क्या कहेंगे आप, बाई एंगल 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 क्राइटेरियन रूल ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। बात समझना है, जब भी ये दोनों सिमिलर होंगे तो इनके साइड भी क्या होंगे, एक दूसरे को मतलब कि इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट भी करेंगे, मतलब इक्वल रेशियो में भी होंगे। चलिए इक्वल रेशियो में होंगे, जरा ये देख लेते हैं क्या हमने कहा था, कलर चेंज कर लेते हैं ना। तो क्या था, इन ट्रायंगल ए ओ, मतलब कि ट्रायंगल ए ओ बी ना,
ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD। ये क्या थे? मतलब सिमिलर थे। जब सिमिलर होते हैं तो इनके जो साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? सेम रेशियो में होते हैं। तो आप कहेंगे AO बाई या OA बाई OC इक्वल OB बाई OD इक्वल AB बाई CD। ये इक्वल होंगे। और प्रूफ क्या करना था? जरा देख लेते हैं एक बार। प्रूफ क्या करना था भाई? प्रूफ क्या करना था? प्रूफ करना था हमारा ये चीज। प्रूफ ये करना था। तो अब जरा आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। क्या हमने प्रूफ किया? ये यहाँ क्या आपको दिख नहीं रहा भाई कि ये आपने कर दिया प्रूफ? क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां तक बात समझ में आई? अखिल सिंह गुड सर जी। अच्छा, चलिए बात समझ में आई यहां तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते थे और बाकी ये जो PDF है वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे आज, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सेकंड के C नंबर पर और क्वेश्चन को रीड करते हैं। नेक्स्ट अपना हम सोल्यूशन देते हैं यहाँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, 2 + 2 ये भी है, मतलब 4 नंबर का। ठीक है, इसका आंसर कौन कौन दे पाता है? जरा हमारे साथ आंसर आप लोग दीजिए, किसका किसका आंसर आ पाता है, और तभी आपकी एक्यूरेसी का हमें पता लग सकता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितनी आपके अंदर क्षमता है, कितनी पावर है कि आप लोग कर सकते हैं अपने स्मार्ट अप्रोच से। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। क्या लिखा है? पहले इसका हम पता कर लेते हैं। क्या? जीरोस पता कर लेते हैं। जीरोस पता करेंगे। लिखा है सबसे पहले 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, अब क्या है? 3 4 ज़ा 12। 12 का ऐसा फैक्टर करेंगे सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर माइनस x आ जाए। तो 3x स्क्वायर माइनस, अगर करेंगे यहाँ क्या, माइनस 4x प्लस 3x करेंगे तो हमारा आने वाला है क्या? माइनस का x। ये तो पता ही होगा आप लोगों को कैसे कर रहे हैं, इसमें कुछ बताने की तो ज़रूरत होगी नहीं। ठीक है, इसीलिए हमने ज़्यादा आपको इसमें कुछ डीप बताया नहीं, डायरेक्ट हमने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया ना। चलिए यहाँ अगर जीरोज अगर हमें पता करने होंगे, यहाँ से 3x माइनस 4 इक्वल 0 से 0 जो हमारा आएगा 4/3 आएगा, और दूसरा वाला क्या आएगा? x इक्वल -1 आएगा। अब यहाँ से समझना, अब इसे मान लेते हैं अल्फा और इसे मान लेते हैं बीटा। ठीक है, जब हम कंपैरिजन करवाएंगे अपना किससे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से, तब हम देख सकते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, देखिए क्या होता है अगर हम इनका सम देखें। सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है? -b/a। और इनका क्या, इनका प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं, अगर इनका सम पता करें तो सम हमारा क्या आने वाला है? -b। b पर क्या है? 1 है, और माइनस में भी है, माइनस यहाँ भी है, तो हो जाएगा प्लस। a के प्लेस पर क्या है? 3। तो इनका जो सम आया वो 1/3। अगर इनका हम देखें क्या, प्रोडक्ट देखें तो -4 है c के प्लेस पर और a के प्लेस पर है 3। तो प्रोडक्ट हमारा आने वाला है ये। तो जीरोज का क्या करेंगे? जीरो का क्या करेंगे? सम। सम
ये वाले 0, ठीक है ये। अब इसका और इसका करेंगे हम सम, तो 4/3 - 1, ठीक है। जरा कीजिए, 3 1 जा 3, 4 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1/3 आने वाला है। एंड जब इनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, इनका मल्टीप्लाई करने पर 4/3 इंटू -1 इक्वल आएगा -4/3। अब बताइए, क्या यहाँ से ये पूरा, ये और ये दोनों चीज इक्वल आ रहा है, दोनों तरह में सेम आ रहा है सॉल्व करने पर, तो हम ये कह सकते हैं क्या होगा, जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, मतलब कि इनके रिलेशनशिप क्या होंगे, ट्रू होंगे, मतलब कि सत्य होंगे। ये दोनों एक दूसरे को वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्व करने पर इक्वल आंसर हमारा आ रहा है, करेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लिखा हुआ है डी नंबर में, प्रूफ दैट द perpendicular drawn to the tangent at the point of contact passes through the center of the circle। ठीक है, सबसे पहले एक हम बनाते हैं सर्कल। ये रहा आपका एक सर्कल, ठीक है, और इसका एक ये रहा टेंजेंट पॉइंट, मतलब टेंजेंट रहा, ये एक आपका रहा टेंजेंट। चलिए, ये हो गया टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट हो गया। और टेंजेंट के बाद अब एक हम मान लेते हैं कि ये सेंटर हमारा है, सर्कल ऑफ सेंटर है, और सर्कल ऑफ सेंटर से हम टेंजेंट पॉइंट को टच कर देते हैं। इनका नाम दे देते हैं, इसका नाम O, इसका नाम P दे देते हैं, और इसका नाम AB दे देते हैं टेंजेंट पॉइंट का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा है, देखिए अब जरा स्टार्ट करते हैं कुछ करना, सॉल्यूशन, ठीक है। गिवन, गिवन क्या था, आ सर्कल, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। अ सर्कल एंड्स OP परपेंडिकुलर ऑन AB, ये दिया है, ठीक है, गिवन। फिर कंस्ट्रक्शन कुछ करना है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखिए, ये जो OP है, ये OP टेंजेंट पॉइंट से परपेंडिकुलर तो है, अगर परपेंडिकुलर तो ये सेंटर से ही तो जा रही होगी, ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है। लेकिन इस O को हम ये मान लेते हैं, इस O को हम ये मान लें, ये O जो पॉइंट है वो सेंटर से नहीं गुजर रहा है। जब सेंटर से नहीं जा रहा तो ये जा कहां से रहा भाई, अगर सेंटर से नहीं जा रहा है तो मान लेते हैं कि वो यहां कहीं से जा रहा है, ये यहां से जा रहा है, और इसका नाम दे देते हैं O डैश, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, O डैश P को, अब आधी हिंदी आधी इंग्लिश का यूज ना करें ना, मीट O डैश टू पॉइंट P, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रूव लिखते हैं। क्या प्रूव करना है, मतलब कि टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासिस द सेंटर ऑफ सर्कल ना, मतलब कि यही चीज, प्रूव द परपेंडिकुलर ड्रॉन, द परपेंडिकुलर ड्रॉन द सेंटर ऑफ सर्कल, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहां प्रूफ, ठीक है। अब स्टार्ट हो जाते हैं, कैसे भाई, अब देखिए जरा,
आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, क्या पढ़ा है आपने कि टेंजेंट पॉइंट पर रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। आपने पढ़ा था ना। तो आप कहेंगे एंगल ओ पी बी इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, हमने क्या कहा था, ये जो ओ डैश है ये सेंटर हमने मान लिया था, एज्यूम किया था कि ये जो ओ डैश है वो सेंटर ऑफ सर्कल है। अगर ये सेंटर ऑफ सर्कल है तो हम ये कह सकते हैं कि टेंजेंट पॉइंट पर ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो क्या कह सकते हैं कि एंगल ओ डैश पी बी इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री, सो एंगल ओ पी बी इक्वल टू एंगल ओ डैश पी बी बी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। क्या हो सकता है कि जब ओ डैश यहां ना होकर कहां आ जाए, ओ पर आ जाए, तब हम ये कह सकते हैं कि ओ डैश पी परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट ए बी। हम ये कह सकते हैं जब ए बी पर परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर हमेशा कहां से होकर जाएगी भाई, कहां से जाएगी, वो सेंटर ऑफ सर्कल से होकर जाएगी। बात कुछ समझ में आई? हो गया प्रूफ, खत्म खेल, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हुए आगे इसको हम बनाएंगे। क्या आएगा, लिखा हुआ कि द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो shows the weight of 30 students of a class, find the median weight of the student। देखिए, इसमें हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए हमने पहले से पहले इसको भी बना लिया था। हमें पता था कि भाई लास्ट में टाइम कम पड़ जाएगा, और यहाँ भी ये n जो आएगा वो 30 ही आएगा। 30 डिग्री क्यों लिख रहे हैं भाई, क्यों 30 आएगा, क्योंकि ये 30 आपका दे रखा है ऑलरेडी। आपका क्वेश्चन कितना होगा, ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन केवल ये और ये होगा। ठीक है, ये जब होगा, मीडियन निकालने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, तो इसलिए हमने ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रखा है। तो फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट टर्म होता है, एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी द सेकेंड टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हेन ऐड वी गेट सेकेंड टर्म ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये सेकेंड टर्म क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हुआ। अगर हम क्या करते हैं, n/2 पता करते हैं, n/2 पता करें, क्योंकि मीडियन में हमें n/2 पता करना होता है। n/2 क्या आएगा, 15 आएगा। अब 15 से अपर वाली हम वैल्यू चेक करेंगे, किस में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 15 से अपर क्या है, ये 19 दिख रहा है, तो 19 के सामने वाला डाटा ही पूरा हम उठा लेंगे, और 19 के जस्ट ऊपर वाला हमारा क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो देखिए जरा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आ चुकी है आपके पास, क्या आ चुकी है, 13, और सामने वाले टेबल में जो क्लास इंटरवल हमारा था उसका लोअर लिमिट आ चुका है कितना, 15। एंड द नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू एच पता करते हैं ना, द डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल इक्वल क्या आएगा, 5। ठीक है, h इक्वल, यानी कि h हमारा आने वाला है भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 5, एंड द f इक्वल व्हाट, फ्रीक्वेंसी का 6। ठीक है, एंड द मीडियन फार्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू h, ये फार्मूला होता है। अब यहां आप लोग सारी वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आपके सामने आएगा। L दे रखा है 55 प्लस n/2 दे रखा है 15 माइनस CF क्या दे रखा है 13 और F क्या दे रखा है 6 और H आपका आ चुका है 5। चलिए ऊपर यहां हम सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज का यूज नहीं करेंगे हम लोग। 55 प्लस 15 से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2/6 है, 2 3 जा 6, मतलब कि क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 5 आ जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 116 प्लस 5/3। इनको ऐड करेंगे तो 170/3 आने वाला है, और डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 आया हमारा 1 कैरी, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, मतलब कि 53.333 हमारा क्या आने वाला है, मीडियन आने वाला है। ठीक है, क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अगर बात समझ में नहीं आई है तो आप एक बार ज़रा बताइए सर बात समझ में नहीं आई है, और इसे एक बार और समझा दीजिए तो हम फिर से समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखते हैं ज़रा समय कितना हुआ, 50 हो चुका है, और क्लास हमें यहीं से एंड भी करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो इसके बाद आने वाले हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की एक अलग ही क्लास हमारी होगी। बात समझ में आई ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ कि अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at randomly. What is the probability that the marble taken out is red and not green? ठीक है, here is 2 question. ठीक है, each 2 number equal to 4 number total. ठीक है, 1 question equal to 4 number. ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टोटल क्या है भाई? टोटल ना, टोटल मार्बल्स, मार्बल्स ना, मार्बल्स किसमें किसमें भाई? बॉक्स में, मार्बल्स इन बॉक्स। ठीक है, ऐड कर लेते हैं कौन कौन सा है भाई। 5 रेड है, प्लस 8 वाइट है, प्लस 4 ग्रीन है, तो मिलाकर कितना हो जाएगा? 8 5 13 4 17। ठीक है, टोटल मार्बल्स यानी कि हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 17। ठीक है, देन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम रेड बताएंगे तो क्या है? टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या टोटल बॉल्स नीचे रखेंगे। ये फार्मूला हमारा प्रोबेबिलिटी का होता है। तो टोटल रेड बॉल कितनी है भाई? टोटल रेड बॉल जो है हमारी 5, उसे रखेंगे ऊपर, और टोटल बॉल्स हमने कितनी निकाली है? 17, इसको रखेंगे नीचे। तो ये आपको मिल गया 2 नंबर, 2 नंबर का सोल्यूशन हो गया। और जो सेकेंड नंबर है लिखा है कि नॉट ग्रीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल, देखिए इसके कई मेथड हैं, कई तरीके से हम इसे कर सकते हैं, लेकिन आपको इजी कौन सा लगेगा ये आप लोग तय करेंगे। ठीक है, हम बताएंगे सारे। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, ग्रीन को नहीं लेना है, ये दोनों ले लीजिए, ऐड कर दीजिए, मतलब कि 13, और टोटल मार्बल्स नीचे रख दीजिए। ये आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। एक तो ये हो गया, बात समझ में आई। एक ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स। तो टोटल बॉल्स ऑफ ग्रीन कितनी है? 4 ऊपर है, और टोटल बॉल्स कहाँ होगा? नीचे होगा, मतलब कि 17 यहाँ होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन के लिए क्या करते हैं? 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन होने की। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन होने की आपने क्या निकाला? 14/17, मतलब 4/17। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपका आने वाला है 13/17। हेयर इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, गॉट इट? बताइए, बात समझ गई? इसका और तरीका भी बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपका इंग्लिश का समय होने वाला है। और देखिए इधर जरा, ये जो आने वाले हैं भाई लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं, और इन लॉन्ग क्वेश्चंस को खुजली हमें तो भी हो रही भाई वैसे कि इस क्वेश्चन को हम अभी ये बता दें, 1 सेकंड में बता देंगे, क्योंकि आपके जो टीचर होते हैं ना, इसे मानेंगे बाप की आयु X, लौंडे की आयु Y, 5 साल इतना बढ़ो, 5 साल पीछे घटो। भाई अगर आपके पास समय नहीं है ना,
तो उसका देखिए कैसे इलाज करते हैं हम। मान लेते हैं हम भी, चलो एक्स तो मान ही लेते हैं, कम से कम बेइज्जती ना करें। एक्स मान लेते हैं। देखो इसको जरा सा थोड़ा सा बता दें, उसके बाद हम कल बताएंगे इसे, ठीक है। मान लो जो है जैकॉब, इसको मान लेते हैं एक्स और सन को मान लेते हैं वाई, ठीक है। तो लो एक्स यहाँ नहीं करते हैं, इधर करते हैं, थोड़ा ज़्यादा पेज ले लेते हैं। ये मान लेते हैं एक्स और वाई, ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद का है, मतलब आफ्टर, ठीक है। क्या है देखो भाई, क्या है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, मतलब 5 साल बाद, बाद कहेगा तो प्लस होगा, कितना हो जाएगा, कितना प्लस हो जाएगा 5, प्लस हो जाएगा 5, कितना 3 टाइम्स हो जाएगा इस जैकब का, जैकब हो जाएगा 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना हो जाएगा किसका, अपने लड़के का, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या कहा है कि 5 years एगो, मतलब पहले 5 साल पहले, पहले मतलब बैक जाने पड़ेगा, बैक का मतलब घटना पड़ेगा हमें। तो 5 साल पहले हम आ गए यहाँ, कितना हो जाता है, was 7 times that his son, मतलब ये जो जैकब है वो 7 टाइम्स कितना हो जाता है अपने लौंडे से, ठीक है। इसको तो 1 ही रखेंगे, ठीक है। अब देखना इनका जो है डिफरेंस हमेशा सेम आना चाहिए। अब देखो 7 से 1 गया, 6 आएगा, 3 से 1, या यहाँ से ऊपर से, नीचे से ऊपर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई 0 आएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। इनका हम करते हैं पहले रेशियो इक्वल, 7 से 1 6 आएगा, 3 से 1 आएगा 2, ठीक है। तो इनका रेशियो जो आने वाला है वो क्या आने वाला है भाई, अब 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे सभी में और 6 का करेंगे हम नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2 7 जा 14, यहाँ आएगा 2, इसको वैसा ही रखते हैं, और 6 3 जा, देखिए आपको बताने के लिए इतना हम कर रहे हैं, अदरवाइज हम इतना करते नहीं, इतना हमें करना नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा, इधर भी 4 आएगा, इधर भी करेंगे तो आपका 4 ही डिफरेंस आने वाला है, तो ठीक है। अब ये माइनस प्लस ऐड होकर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4 इक्वल हो जाएगा 10 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद पूछा क्या है, उनकी वर्तमान आयु, मतलब ये पता करना है, ठीक है। अगर ये पता करना है तो पहले 1 इक्वल हम पता करेंगे 10/4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब 5/2 आ चुकी है, ठीक है। अब देखना समझना ध्यान से, अगर यहां से हम पता करें तो 5 × 2 करेंगे, मतलब 14 के साथ 5 × 2 करेंगे, 2 7 जा 14, 7 5 जा 35। अब 35 ये पहले की है भाई, ये 35 जो एज आई है 5 साल पहले की है, तो 5 साल बाद की पता करने के लिए, मतलब 5 साल पहले की 35 वर्ष थी, 5 साल फिर से बाद में उसी में ऐड कर देंगे तो जैकब की आयु कितनी आ जाएगी, 40 साल आ जाएगी भाई, 40 ईयर्स आ जाएगी। उसके बाद इसके लौंडे की जो आयु है, आयु है 2 से 2 कट जाएगी, 5 में 5 ऐड करके आएगी, मतलब 10 ईयर्स आएगी। लौंडे की क्या आएगी, 10 आएगी। लो हियर इज योर राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत भाई, बताएंगे इसे बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे, आप लोग परेशान मत होइए। कल जो है XYZ जो भी आप मानना चाहेंगे वो बताएंगे आपके स्कूल वाले तरीके से, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे ही प्यार अपना जुटाए रहिए। तो सभी लोगों को राधे राधे, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।